नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वीकली करंट अफेयर्स में आज सप्ताह भर में चर्चित मुद्दे और जो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज जिस मुद्दे के साथ हम आए हैं उसमें से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 10 मुद्दा आपको दिखने वाला है, 5 इधर और 5 इधर। ये 10 मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर आपको विभिन्न कोर्सेज पर 50% से अधिक का छूट दिया जा रहा है, जो कि 26 से 30 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। इस पर ध्यान देना है। लाइव कोर्सेज के तहत देखेंगे तो यूपीएससी जीएस में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल होगा, छूट के बाद केवल 55,000 पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यूपीएससी जीएस में देखेंगे सीसेट को और ऐड कर दिया जाए तो केवल 5,000 आपका बढ़ेगा और ये केवल 60,000 में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो कोर्सेज की बात करेंगे तो यूपीएससी जीएस, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, यह आपके लिए केवल 50,000 में उपलब्ध हो जाएगा। कोर्स के विषय में विभिन्न जो विशेषताएं हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस विषय में विशेष जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के सीधे पहले टॉपिक के तरफ कि क्या पहला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। ऑपरेशन शरद हवा। ऑपरेशन शरद हवा के विषय में सबसे पहले समझते हैं। दरअसल राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान से सीमा पार घुसपैठ होते रहता है, इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। और यह अभियान जो है 29 जनवरी तक चलेगा, चूंकि 26 जनवरी को जो है हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन और तरह तरह के प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। इस दौरान बीएसएफ जवानों और अधिकारियों द्वारा सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। आधुनिक हथियारों और तकनीकों का उपयोग भी इसके लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य है कि सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार के घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधि जो हो सकता है उसको रोकना। बीएसएफ पूरे साल सीमा पर सतर्क रहता है, लेकिन इस अभियान के दौरान विशेष सतर्कता जो है वह बरती जा रही है। सीमा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कितने घंटे से क्या काम हो रहा है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए बताया गया है कि पैदल गश्त भी है, वाहनों के साथ गश्त है, और चूंकि मैंने राजस्थान बॉर्डर का नाम लिया तो वहां पर ऊंटों की सवारी के द्वारा भी गश्त बढ़ाया जा रहा है। ऊंटों का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से गश्त करने के लिए हमेशा से ही किया जाता रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय क्या अपनाए जा रहे हैं, इसको समझिए। सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। तारबंदी और निगरानी को बढ़ाया गया है। हर सूचना पर तुरंत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसके द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी तरह के अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, और दूसरा मुद्दा है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025। देखिए, यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2025 का अगर देखेंगे, वर्ष 2025 का थीम तो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, यानी कि बच्चियां सशक्त होगी तो उनका भविष्य जो है बेहतर होगा, ही साथ राष्ट्र का, समाज का भी बेहतर भविष्य दिखेगा। इस दिवस की शुरुआत जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में की थी। उद्देश्य क्या रखा गया था? लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए अवेयरनेस लाना, लिंग भेदभाव को दूर करना, एक मुक्त वातावरण देना, ताकि लड़कियां अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना विकास कर सके और भविष्य की ओर जो है अपने साथ समाज को आगे लेकर के चल सके। अगला जो यहाँ पर है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह आया है थाईलैंड से खबर। थाईलैंड बना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। और यहां पर इस चीज को लेकर के ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं 20 जनवरी को। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने ओथ सेरेमनी के स्पीच में कि अमेरिका में अब 2 ही जेंडर होगा, एक मेल और फीमेल, यानी कि ट्रांसजेंडर जैसी चीजों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा चर्चा चला। और यहाँ तो थाईलैंड जो है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, परिवार बनाने को लेकर, विवाह को लेकर के भी मंजूरी देता हुआ नजर आया है, इसीलिए ये ज्यादा चर्चा में रहेगा, आपके लिए ध्यान में रहना चाहिए। थाईलैंड में 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसके बाद कई समलैंगिक जोड़ों ने अपनी शादी रजिस्टर भी करा लिया है।
नए विवाह कानून में पुरुष महिला पति और पत्नी की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस कानून में ट्रांसजेंडर को भी शादी का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बनता हुआ नजर आया है। अगले टॉपिक पर चलेंगे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025। दरअसल केंद्रीय जो खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसके लिए आपको समझना ज्यादा जरूरी है। इसको देखिए, खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से होता है। इसमें भाग दो अलग अलग किए गए हैं। अगर पहले भाग की चर्चा करेंगे तो लद्दाख में होगा। दो स्पर्धाएं होंगे, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। आयोजन तिथि को लेकर के चर्चा किया गया है कि 23 से 27 जनवरी को होगा। फिर दूसरा भाग जो है लद्दाख के ही पड़ोसी अब कहा जाएगा जम्मू कश्मीर में होगा। स्पर्धा क्या होगा, स्कीइंग जैसे बर्फ के खेल होंगे। आयोजन तिथि जो है 22 से 25 फरवरी तक इसको रखा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले भाग के आयोजन में 19 टीमें इसमें हिस्सा लेगी, जिसमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और संस्थागत संगठन शामिल होने की बातें कहा है। दूसरा मौका जब होगा, लद्दाख शीतकालीन खेतों की मेजबानी करेगा और यह इसका 5वां संस्करण कहा जा रहा है कि होगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं जरा थोड़ी सी बात। बर्फीली क्षेत्रों के खिलाड़ियों और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता रहा है। देखिए, इस खेल की शुरुआत जो है ना वर्ष 2020 से किया जाता है और इसमें शामिल खेल यहाँ पर आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग जो खेल है ये सब शामिल किए गए हैं। अब अगला समझते हैं, कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी देने की बातें की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के बातें किया गया। इसके संदर्भ में कुछ बातें समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। ये तो खबर हुआ, लेकिन इससे संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु समझिए जहां से प्रश्न आ सकते हैं। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट यानी कि TD3 श्रेणी का MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। विपणन सीजन 2025-26 की बात करेंगे तो इसके लिए कच्चे जूट का MSP पिछले विपणन सीजन यानी कि 2024-25 की तुलना में कहा गया है कि 315 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। वर्ष 2014-15 में कच्चे जूट का MSP जो है वह 2400 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, जो कि बढ़कर के आप 5,650 तक पहुंच गया है। तो जो किसान जूट की खेती करना चाहते हैं उसके लिए ये लाभकारी कदम हो सकता है। आगे चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ हो गई है। देखिए, हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको मना रहा है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 से हुआ। कहां से, तो पानीपत हरियाणा। हरियाणा क्यों? हरियाणा एक ऐसा जगह रहा जहां पर कहा गया कि समाज में जो भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही है, बच्चियों को जन्म लेने ही नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हरियाणा को ही इसका लक्ष्य बनाया गया। और किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संयुक्त पहल किसका है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। अगले टॉपिक पर अब चलते हैं। नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स में कई देश जो हैं वो नए रूप में ऐड भी हुए हैं, वहीं ऑफिशियल पार्टनर भी आए हैं। ब्रिक्स को लेकर के ज्यादा आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने हैं लगातार ब्रिक्स पर वो अटैक कर रहे हैं। तो हाल ही में नाइजीरिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स का पार्टनर सदस्य बन गया है। इसकी घोषणा ब्राजील के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। ब्रिक्स के ऑफिशियल पार्टनर कौन कौन है? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। नाइजीरिया जो है 9वां ऑफिशियल ब्रिक्स पार्टनर बन गया है। वर्ष 2024 में रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया था। इनमें से अब तक जो है 9 देश औपचारिक तौर पर पार्टनर देश बन गए हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है पार्टनर देश का लिस्ट यहाँ पर लिखा गया है। और पूर्ण सदस्य देश जो है इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वही 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर जो हमारे मुख्य अतिथि रहे। औपचारिक ऐलान जो अभी जिनके लिए नहीं हुआ है, तुर्की, वियतनाम और
अल्जीरिया के विषय में ये कहा जा रहा है। एंटिटी लॉकर के विषय में समझ लीजिए काफी चर्चा में रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर को विकसित किया है। इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। यह एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान किया गया है। यह बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, ट्रस्ट, स्टार्टअप और सोसाइटियों सहित कई प्रकार की संस्थाओं के लिए दस्तावेज का भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल करेगा। यह प्लेटफॉर्म जो है भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण घटक होने जा रहा है। यह एक मजबूत तकनीकी संरचना पर भी बनाया गया है, जो कि सरकारी नियामक प्रणालियों के साथ एकीकृत होता हुआ नजर आएगा। एंटिटी लॉकर से मिलने वाली सुविधा क्या क्या होगा, इसको समझिए। कहा गया कि सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से दस्तावेज तक तत्क्षण पहुंच हो सकता है, उसका सत्यापन किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जिसको सुरक्षित जो शेयर करने की बात है उसके लिए सहमति लिया जा सकता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणन की भूमिका भी इसमें बढ़ाई गई है और सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिए 10 GB इंक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज भी इसमें दिए गए हैं। केन्या की नेवासा झील काफी चर्चा में रहा। जरा देखते हैं इससे संदर्भ में क्या बातें हैं। केन्या की लोकप्रिय नेवासा झील पर आक्रामक जलकुंभी के विस्तार से मछुआरों की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो गया है। देखिए, जलकुंभी को पहली बार केन्या की लोकप्रिय नेवासा झील में लगभग 10 साल पहले देखा गया था। यह मछुआरों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है, जिससे मछलियों की संख्या में, और जाहिर सी बात है मछलियों की संख्या में गिरावट आएगा, मछलियां मरेगी तो मछुआरे जो हैं उनकी आय में भी गिरावट देखने को मिलेगा। नेवासा झील के विषय में समझ लीजिए, एक मीठे पानी का झील है। यह नैरोबी के उत्तर पश्चिम में स्थित नाकुर काउंटी के नेवासा शहर के बाहर स्थित है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेवासा नाम जो है मसाई शब्द यानी कि नाई पोशा से लिया गया है, जिसका अर्थ है उबड़ खाबड़, क्योंकि यहाँ अचानक तूफान आते रहते हैं। मालेवा और गिलगिल नदियां इस झील के लिए जल का स्रोत है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे जब चलेंगे तो लद्दाख में पूर्ण कार्यशील साक्षरता को लेकर के चर्चा की जा रही है। हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई जो है घोषित किया गया है। लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। उल्लास योजना क्या है? उल्लास मॉडल स्वयं सेवा पर आधारित है, जिसमें स्वयं सेवी किसी पुरस्कार की आशा किए बिना उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और केवल गैर साक्षरों को पढ़ाते हैं। जिन लोगों को, जो लोग साक्षर नहीं हैं, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, ये व्यवस्था है। इस योजना की अवधि जो है 2022 से 2027 तक रखा गया। उद्देश्य क्या है? 15 या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना, जो स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, है ना, तो उनको कोई व्यक्ति जो है पढ़ा दे। हालांकि उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एक परोपकार के बहाने जो है, परोपकार के जरिए काम करने का यह एक अवसर है ना। अगर देखेंगे लाभान्वित की बात, तो देश भर में 77 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और इस मोबाइल ऐप में 1.29 CR से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक जो है वह लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये रहा आपका इस सप्ताह का महत्वपूर्ण वो 10 टॉपिक जहां से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।